बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। वो कुख्यात था, खूंखार था, बेरहम था, लेकिन अब वो मौत की नींद सो रहा है। पूर्णिया में सीमांचल का वो कुख्यात अपराधी अब्दुल रज्जाक उर्फ खून गिरोह का वो सरगना अब मौत की नींद सो रहा है। उसके घर में ही घुसकर अपराधियों ने उसे मौत की नींद सुला दिया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर। गौरतलब है कि बंगाल से लेकर पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के कई थानों में दर्जनों केस उस पर दर्ज हैं, हत्या, लूट और डकैती के। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। मारा गया खून, घर में घुसकर मारी गोली, गैंगवार में मौत का खेल, इलाके में मचा कोहराम। आज ये अपराधी मौत की नींद सो रहा है, जिसको अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लेकिन एक समय था कि इसके नाम से ही लोग कांपते थे। सीमांचल और बंगाल में इस अपराधी का खौफ था। खून गिरोह का सरगना खून उर्फ अब्दुल रज्जाक के घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। रात को 11-12 बजे के बीच में इसको मारा था गोली। पीपल तारा गाँव में 5-6 आदमी आया था और बोल रहा था कि बोले अबू हयात मारा था। उसका पत्नी बोल रहा था, हम लोग तो कहा नहीं सकेंगे। दरअसल ये मामला पूर्णिया के अनगढ़ थाना सीमा के पीपल तारा गाँव का है। मृतक के भांजा अली जाफर और शहजाद की माने तो देर रात अब्दुल रज्जाक उर्फ खून अपने ससुराल पीपल तारा में सोया हुआ था। अचानक अबू हयात 5 अपराधियों के साथ घर में घुस गया। उसके बाद खून पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। गोली उसके सीने में लगी, जिससे घटनास्थल पर ही खून की मौत हो गई। साथ ही उसके पत्नी के पैर में भी गोली लगी है। परिजन हत्या का आरोप कभी अपराधी खून के दोस्त रहे अबू हयात और उसके भाई पर लगा रहे हैं। अबू हयात और ये दोनों बहुत दोस्ती था, लेकिन दोस्ती की वजह से इन लोग को फिर मार दिया। बहुत दोस्ती था पहले। ठीक है, मैं इन्हीं के गिरोह में था, खमखुनिया गिरोह में ही था। जी, इसका ही गिरोह में था, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ इन लोग का बीच में, फिर इसको फिर मार दिया। दरअसल 1990 से 2010 तक बंगाल और सीमांचल के सीमावर्ती इलाके में खून गिरोह का आतंक था। लोग इसके नाम से डरते थे। अबू हयात भी पहले खून उर्फ अब्दुल रज्जाक के साथ ही गिरोह में शामिल था। दोनों में काफी दोस्ती थी। अब्दुल रज्जाक उर्फ खून ही खून गिरोह का सरगना था। वह सीमांचल में आतंक के नाम से मशहूर था। उसके ऊपर हत्या, डकैती, लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। वह 8 साल जेल में रहकर 5 साल पहले वापस आया था। तब से वो अपराध की दुनिया से अलग हो गया था। पहले से बदमाश था, लेकिन जब से वो 8 साल जेल में रह के आया, तब से तो वो सही था, लेकिन अबू हयात ने उसको मार दिया, गोली मार दिया, घर में घुस के। इस वारदात की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी दौड़ गई। दूसरी तरफ जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना मिली, पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। बायसी के एसडीपीओ मनोज राम रात में ही घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। एसडीपीओ का मानना था कि हत्याकांड को लेकर अनगढ़ थाना में अबू हयात समेत 6 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। हत्या को रात में हम थाना में थे, तो वहाँ से खबर आई, फोन किया था, तो बोले खून को घर में घुस के गोली मार दी। पुलिस के अनुसार खून उर्फ अब्दुल रज्जाक पर बंगाल के अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के कई थाना में हत्या, डकैती, लूट, अपराध जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ पुलिस सुराग के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने में लगी हुई है, ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को दबोचा जा सके। आपको बता दें कि पूर्णिया में जिस तरह से बीती रात खून गिरोह के सरगना अब्दुल रज्जाक की हत्या की गई है, 15 दिनों पहले रौटा में खपड़ा मुखिया के पति नावेद राही को गोली मार दी गई थी। इससे लगता है कि इस इलाके में एक बार फिर से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। एक बार फिर इलाके में
गैंगवार की संभावना से लोग दहशत में हैं। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, अपराधियों पर कैसे लगाम लगाती है। तफ्तीश के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यह घटना सुपौल की है जो दिल दहला कर रख देगी। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र से एक युवती को दरिंदों ने अपहरण किया और उसके साथ 2 दिनों तक लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते रहे। जब इस बात की शिकायत लेकर युवती का पिता थाने में गया तो पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बेपरवाह बनी रही। यह हैरानी की बात है। अब वो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है इंसाफ के लिए। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। हवसी भेड़ियों का घिनौना काम, युवती का अपहरण कर किया गैंगरेप, 2 दिन तक बंधक बनाकर बलात्कार, न्याय के लिए ठोकरें खा रही पीड़िता, पुलिस बनी हुई है लापरवाह। आज समाज एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। हवस के इन भेड़ियों ने वो घिनौना काम किया है जिसको जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सनसनीखेज मामला सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक दुष्कर्म पीड़ित युवती न्याय के लिए 4 दिनों से दर दर भटक रही है, लेकिन अब तक थाना में ना तो मामला दर्ज हुआ है और ना ही पुलिस इस मामले को लेकर थोड़ी भी सक्रिय है। आवेदन तो ले लिया, लेकिन कहता है कि इसमें आना कि सही बना कि आवेदन लिख कर दो, तभी केस करेंगे, इधर जब तक नहीं करेंगे। पीड़िता और उसके घर वालों का आरोप है कि बीते रविवार को 18 वर्षीय युवती का गांव के ही 2 युवकों ने अपहरण कर लिया, जिसके साथ 2 दिनों तक लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के अनुसार इस मामले को लेकर छातापुर थाना में आवेदन भी दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 23 जून को करीब 10 बजे दिन में गांव के ही मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद बबलू साफी ने घर के पास से ही उसे जबरन हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। उसके बाद किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर बंधक बनाकर 2 दिनों तक उसकी अस्मत लूटते रहे। 2 दिन बाद 25 जून को आरोपी दोनों युवकों ने उसे मधुबनी पंचायत के क्वार्टर चौक NH57 पर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर लौटी तो पूरी वारदात के बारे में अपने घर वालों को बताया। उसने फोन किया कि तुम्हारे मम्मी का तबीयत खराब हो गया, खेत में गिर गए, आओ जल्दी से। तो हम वहाँ गए तो दोनों दोस्त बबलू और सरफराज दोनों एक्टिवा पे खड़ा था बाइक लेके। तो वहाँ गए तो मेरा हाथ पकड़ के जोर जबरदस्ती बंदूक सटा के मेरा दुपट्टा मुझे उड़ा के उसके बाद गाड़ी पे बैठा लिया और लेके चला गया। तो हम बेहोश थे ना, तो उसके बाद लेके गया सुपौल, तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती गलत फहमी किया। पीड़ित पिता के अनुसार घटना के अगले दिन यानी 24 जून को ही अपनी बेटी के अपहरण हो जाने का लिखित आवेदन छातापुर थाना में दिया था, लेकिन थाना अध्यक्ष ने 2 दिनों तक अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया। जब 25 जून को अपहरणकर्ताओं ने उनकी बेटी को मुक्त किया, जिसके बाद 26 जून को ये पीड़ित परिवार दोबारा छातापुर थाना में लिखित आवेदन दिया, लेकिन हैरानी की बात देखिए, थाना अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को ये कहकर वापस भेज दिया कि अगले दिन आना। 27 जून की सुबह पीड़ित परिवार तीसरी बार थाना पहुंचा, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। थाना अध्यक्ष के इंतजार में ये परिवार घंटों बैठा रहा, लेकिन थाना अध्यक्ष राघव शरण ने इस पीड़ित परिवार से मुलाकात तक नहीं की। हमारे लड़की को बाहर ले गया, उसको पूछताछ के डरा धमका के उल्टा सीधा पूछा और बोला कि सही आवेदन लिख कर दो, उसके बाद जब बयान चेंज करो तब जाके हम आवेदन लेंगे। थक हार कर ये परिवार डीएसपी वीरपुर से मोबाइल पर शिकायत की, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने इस परिवार की फरियाद तो सुनी, लेकिन आवेदन बदलने का दबाव बनाकर मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। छातापुर थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार का कहना था कि थाना अध्यक्ष ने कार्यालय कक्ष में ही पीड़िता को बुलाकर जहां उसकी मां और पिता दोनों को बाहर निकाल दिया गया, साथ ही बिना महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में थाना अध्यक्ष ने अपने कक्ष में पूछताछ के दौरान दिए गए आवेदन को बदलने का दबाव बनाया। यही नहीं, वही पीड़िता के कथनानुसार थाना अध्यक्ष के दिए जा रहे दबाव के कारण वो परेशान है। हम जो कहिए ना तो उसे थाना में से कोई दूसरा आवेदन दे
आ केस नहीं ले रहे हमारे बेटियों के साथ गाड़ी गड़बड़ दरोगा कर रहे आ उ केस ले न रहे थाना में पैसा ले लेके। पीड़ित परिजन अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जहां परेशान हैं, वहीं मामले में छातापुर थाना के अलावा महिला थाना से लेकर डीएसपी वीरपुर और एसपी सुपौल से भी गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के असहयोग रवैये के कारण उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। हालांकि पुलिस भी मामले में सफाई देती नजर आ रही है। जब मेरे पास आवेदन प्राप्त हुआ तुरंत आवेदन प्राथमिकी दर्ज कर बढ़िया पदाधिकारी के आदेशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी उसकी गिरफ्तारी की। पुलिस के इस रवैये की क्षेत्र में काफी चर्चा भी हो रही है। हालांकि सामाजिक दबाव में आकर एक आरोपी मोहम्मद सरफराज ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी सरफराज की अभी 21 जून को ही शादी हुई थी, लेकिन सनक में आकर उसने 23 जून को दोस्त मोहम्मद बबलू साफी से मिलकर इस घटना को अंजाम दे डाला। अब देखना ये है कि पुलिस की नींद अभी भी खुलती है कि नहीं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटती है या नहीं। साथ ही देखने वाली बात यह भी है कि न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही इस पीड़िता को कब तक इंसाफ मिल पाता है। तफ्तीश के लिए सुपौल से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। एक के बाद एक लगातार कई संगीन अपराधों को वो अंजाम देते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रही है। ताजा मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति का है, जहां 2 छात्र गुटों के बीच जमकर गोलीबारी होती है, जिसमें एक छात्र इलाज के दौरान दम तोड़ देता है, वहीं दूसरा छात्र जिंदगी के लिए जूझ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। जारी है अपराधियों का तांडव, नाकाम साबित हो रही पुलिस। 2 गुटों में जमकर गोलीबारी, इलाज के दौरान एक की मौत। ये तस्वीरें उस वारदात की बात की हैं, जिसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर दिख रही है। लोग आगजनी करके हंगामा कर रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। आक्रोशित लोगों को समझाने और मामले को कंट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, वो वाकई हैरान करने वाली है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राजधानी पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति का है, जहां छात्रों के 2 गुटों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक गौतम कुमार और घायल निशांत कुमार औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। गोलीबारी और हत्या का कारण कोचिंग में एडमिशन के नाम पर कमीशन का विवाद बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कोचिंग में एडमिशन के नाम पर कमीशन के विवाद को लेकर करीब 1.5 महीने पहले छात्रों का एक गुट गौतम को अगवा करने का भी प्रयास किया था, जिस मामले में एसएसपी के तत्काल एक्शन से घबराकर अपराधियों ने गौतम को छोड़ दिया था। गौतम नाम है और गौतम ही वो लड़का है जिसको अगवा किया गया था। उसमें गरिमा मलिक भी आई हुई थी। गोलीबारी की इस घटना में सैदपुर हॉस्टल के 2 छात्रों को गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल गौतम कुमार को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। साथ ही घायल निशांत को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र गौतम की पीएमसीएच में ही मौत हो गई। दूसरी तरफ छात्र निशांत कुमार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हॉस्टल के जो है 2 छात्र हैं, गौतम और निशांत, दोनों लोगों को गोली लगी है। एक की जो है मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, दूसरे का इलाज चल रहा है। इस घटना से गुस्साए सैदपुर हॉस्टल के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों ने सड़क पर आगजनी कर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। गोलीबारी की सूचना मिलते ही सिटी एसपी जितेंद्र कुमार साथ ही कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित छात्रों को शांत कराई। आक्रोशित छात्र अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रोड जाम किए हैं और ये रोड जाम अनिश्चितकालीन तक रहेगा, जब तक प्रशासन से हम लोग को जो है ढंग से जवाब नहीं मिल जाता है कि इस पर कार्रवाई उचित नहीं हो जाता है तब तक। और कार्रवाई क्या करेंगे? किसी की हत्या हो गई है, किसी की जान चली गई है और पुलिस कार्रवाई अब क्या करे? मामले की छानबीन में जुटे सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने छात्र गौतम की हत्या करने वाले हमलावरों की पहचान करने की बात बताई। सिटी एसपी ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया। बात की जानकारी जो है हमें छात्रों द्वारा मिली है
और इस एंगल पर भी जो है हम लोग आगे जांच करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। गोलीबारी में छात्र गौतम की मौत के बाद सैदपुर हॉस्टल में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने छात्र गौतम का शव पीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। दूसरी तरफ अभी घायल छात्र निशांत कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। इस गोलीबारी और हत्या मामले में 12 लोगों के खिलाफ बहादुरपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी कर रही है। अभी जो है इस बात की जानकारी जो है हमें छात्रों द्वारा मिली है और इस एंगल पर भी जो है हम लोग आगे जांच करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस चाहे लाख सफाई दे, लेकिन हकीकत यही है कि अपराधी बेलगाम है। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में प्रशासन विफल है। पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक बनी हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। तफ्तीश के लिए पटना से मनोज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। सहरसा पुलिस की काली करतूतों की चाहे जितनी आलोचना कर ली जाए वो कम ही होगी। जी हां, एफआईआर दर्ज करने से लेकर सजा दिलाने तक के रेट तय होते हैं यहां। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर पे सुना जा सकता है कि एक पुलिस वाला कैसे बार्गेन कर रहा है। अपराधी को सजा दिलाने के लिए वो पैसों की डिमांड कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। पुलिस का काला धंधा, न्याय के नाम पर घुसखोरी, जितना पैसा उतना न्याय, पुलिस की पोल खोलती घटना। केस में अब खर्चा है, नहीं तो हमरो वेतन से टका लगता है। ज्यादा न 15,000 टका खर्चा करना केस एकदम से रन करते। केस होते सजा पक्का है, केस खत्म नहीं करेंगे। ये हकीकत हैरान करने वाली है। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पुलिस से लोगों का उठ जाएगा भरोसा। आप बार बार सोचने पर विवश होंगे कि आखिर हमारी पुलिस इस तरह से न्याय दिलाती है। अपने घर के बरामदे में इंसाफ के लिए टकटकी लगाए बैठी है ये पीड़ित माँ बेटी, जिनकी आंखें इंसाफ के इंतजार में पथरा गई हैं। फिर भी इनको उम्मीदें हैं कि कोई तो उन्हें इंसाफ दिलाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिनके कंधों पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेवारी है, वो ही सजा दिलाने के नाम पर पैसे का डिमांड कर बैठे हैं। दरअसल ये मामला सहरसा के बसनही थाना इलाके के बरसम गांव का है। पीड़िता की माने तो इस विवाद की जड़ एक जमीन है, जिसको लेकर सालों से पड़ोस के लोगों से विवाद चला आ रहा है। एक दिन इसी जमीन को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, जिसको लेकर पड़ोस के लोग जबरन घर में घुसकर पहले उनकी बेटी के साथ मारपीट की, उसके बाद उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पड़ोसी से झगड़ा भले, हमें बाद मरी है। हमार बेटी घर में अकेले रहे, हमरा बेटी का मार लक, सब आदमी मिल के कपड़ा तपड़ा फाड़ दिलक। जब हम जान लिए तो ओते से एलिए तो हमरो साड़ी फाड़ दिलक, ब्लाउज फाड़ दिलक। इस बात की लिखित शिकायत लेकर पीड़िता जब बसनही थाना पहुंची तो पहले आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। जब नगद नारायण थानेदार साहब को उनके मन माफिक दिया गया तो कहीं जाकर मामला दर्ज किया गया। बसनही थाना गलिए, 3,000 टका दिलिए तो वो थाने पर केस रख लेलके। 5,000 टका फेर दिलिए। उसके बाद केस के अनुसंधान करता जब पीड़ित के घर बरसम पहुंचे तो उसके बाद भी नगद नारायण का डिमांड कर बैठे, वो भी सजा दिलाने के नाम पर। पीड़िता की अगर बेटी की बात की जाए तो उसका साफ तौर पर कहना है कि वो गरीब है और अब इंसाफ के लिए वो पैसा लाए तो कहां से लाए। 8,000 रुपया ललके सरोज बाबू, ओते से फिर ले यहाँ तो 15,000 रुपया मांगलके। 15,000 रुपया पे इंसाफ होता है। अले सरोज बाबू आर का थकल के कि से 15,000 रुपया तू और दो, 15,000 सजा दे के लिए मांगे रहे, तब ओकरा का सजा है। तो पुलिस की इस करतूत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जो इस बात को साबित कर रहा है कि सहरसा पुलिस न्याय दिलाने के नाम पर कौन सा धंधा कर रही है। केस में अब खर्चा है, नहीं तो हमरो वेतन से टका लगता है। ज्यादा न 15,000 टका खर्चा करना, केस एकदम से रन करते। केस होते सजा पक्का है, केस खत्म नहीं करेंगे। इस मामले में बसनही थाना के जमादार साहब की माने तो वो सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और वायरल ऑडियो में मांगे गए पैसे के बारे में कहते हैं जिनसे उनका विवाद है वो जमीन संबंधित है और यह मामला विपक्षी के जमीन में बकरी जाने को लेकर हुआ है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
जो पैसे की बात सामने आई है वो विपक्षी पार्टी को देने की बात कही गई है। अब उनका ही बयान सुन ले। पैसे की डिमांड की बात तो कर रहे हैं, पर आरोपी के जमीन के एवज में, जबकि साफ तौर पर सुना और समझा जा सकता है ये पैसा सजा दिलाने के नाम पर मांग रहे हैं। सारा बात निराधार और मिथ्या है, गलत आरोप मनगढ़ंत है। आवेदिका चाह रही है कि बिना कोई अनुसंधान कार्य पूरा किए बिना हमारे प्रतिद्वंदी को तुरंत गिरफ्तार करे। हमने कहा थोड़ा धैर्य धरिए, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जो 15,000 की बात थी वो प्रतिवादी द्वारा कहा गया कि ज़मीन अगर उसको लेना है तो 15,000 देना पड़ेगा, यही बात थी। वही बात उनको हम कहे थे 15,000 खर्चा पड़ेगा, उसको दे करके ज़मीन लेनी। बहरहाल वायरल ऑडियो और अनुसंधानकर्ता के बयान से तो साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि पैसे की मांग तो की गई थी, पर वो खुद के लिए नहीं, आरोपी पक्ष के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस आरोपी पक्ष से पैसे क्यों ले रही थी? क्या वो यहीं पर मामले को रफा दफा करना चाहती थी, या जुर्म के नाम पर डरा धमकाकर पुलिस का ये धंधा हो गया है? अगर पुलिस इसी तरह से कार्य करेगी तो किसी को न्याय कहां मिल पाएगा? ऐसे में अब देखना यह है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, ताकि इस तरह के कार्यों में लिप्त दूसरे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को सबक मिल सके। तफ्तीश के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।